नमस्कार। जब हम भारत के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश। पर यह सिर्फ एक पॉलिटिकल मैप तो नहीं है, है ना? असल में इसकी जमीन, इसके पहाड़, मैदान, पठार, हर एक की अपनी एक कहानी है। तो आज चलिए इसी कहानी को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि भारत का ये फिजिकल स्ट्रक्चर, ये भौतिक स्वरूप असल में है क्या। हम अक्सर सुनते हैं विविधताओं की भूमि यानी लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज। पर यह सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है, ये एक जीती जागती सच्चाई है। जरा सोचकर देखिए, एक ही देश में दुनिया की छत कहे जाने वाले बर्फीले पहाड़ मिल जाएंगे, तो दूसरी तरफ मीलों तक फैले हरे भरे मैदान। कहीं खनिजों से भरे हुए पठार हैं तो कहीं तपता हुआ रेगिस्तान, और हाँ, नीले पानी से घिरे हुए द्वीप भी। ये सब एक ही देश में। कमाल है ना? लेकिन सवाल यह है कि इस विविधता का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ नक्शे पर दिखने वाले अलग अलग रंग हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। पता है, यही विविधता तय करती है कि हम क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं और हमारी पूरी इकोनॉमी किस चीज पर चलती है। तो चलिए इसी कनेक्शन को समझते हैं। तो ठीक है, अपनी ये यात्रा शुरू करते हैं भारत के सिर से, मतलब इसके मस्तक से, जो इसका अडिग प्रहरी भी है, महान हिमालय। भारत के जो 5 बड़े फिजिकल डिविजन्स हैं, उनमें से ये पहला है और शायद सबसे ज्यादा प्रभावशाली भी। अच्छा, एक मजेदार बात, हम सब हिमालय को बहुत प्राचीन मानते हैं, है ना? पर जियोलॉजिकली देखा जाए तो ये दुनिया की सबसे नई पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है ना? कमाल की बात। और हाँ, सबसे ऊंची भी। जरा सोचिए, ये जो 2400 किलोमीटर लंबी विशाल दीवार है, ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये तो भारत का नेचुरल एयर कंडीशनर है, जो सेंट्रल एशिया से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोकता है। और इतना ही नहीं, हमारी गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों का जन्म भी तो यहीं से होता है। अब हिमालय के स्ट्रक्चर को समझने का एक आसान तरीका है। इसे एक 3 लेन हाईवे की तरह इमेजिन कीजिए। जो सबसे ऊपर वाली लेन है, सबसे ऊंची, वो है महान हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहते हैं। फिर आती है बीच वाली लेन, यानी मध्य हिमालय। ये वही जगह है जहां कश्मीर और कुल्लू जैसी खूबसूरत वादियां हैं। और फिर सबसे नीचे, सबसे नई लेन है शिवालिक, जहां देहरादून जैसी दून घाटियां बसी हुई हैं। और जब हम ऊंचाई की बात कर ही रहे हैं, तो जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 8,848 मीटर। जी हां, यह माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, जो इसी हिमाद्री रेंज का हिस्सा है। अब ये कितना ऊंचा है, इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि आप 10 बुर्ज खलीफा को एक के ऊपर एक रख दें, तब जाकर आप इसकी चोटी तक पहुंचेंगे। चलिए, अब पहाड़ों की इन ऊंचाइयों से उतरते हैं और भारत के दिल में चलते हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर के विशाल और उपजाऊ मैदानों की। एक तरह से देखा जाए तो ये मैदान हिमालय का ही दिया हुआ एक तोहफा है। कैसे? क्योंकि गंगा, यमुना और सिंधु जैसी नदियां सदियों से, लाखों सालों से पहाड़ों से सबसे उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती रहीं और यहां बिछाती रहीं। इसी मिट्टी को हम एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और इसी मिट्टी के दम पर ये इलाका हमारे देश का अन्न का कटोरा कहलाता है। और ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि भारत की सबसे घनी आबादी भी आपको यही मिलेगी। ठीक है, मैदानों से अब हम चलते हैं भारत के सबसे पुराने जमीनी हिस्से की तरफ, जो नक्शे पर एक उल्टे त्रिभुज, एन इन्वर्टेड ट्राइंगल जैसा दिखता है। ये है प्रायद्वीपीय पठार। याद है हमने कहा था कि हिमालय एक युवा पहाड़ है? खैर, ये पठार ठीक उसका उल्टा है। ये भारत का सबसे पुराना, सबसे बुजुर्ग भूभाग है। ये इतना कठोर हार्ड रॉक से बना है कि सदियों के मौसम का भी इस पर ज्यादा असर नहीं हुआ। और जानते हैं, इसी कठोरता के अंदर छिपा है भारत का असली खजाना, कोयला, लोहा, बॉक्साइट, यानी वो सारे मिनरल्स जो हमारी इंडस्ट्रीज को चलाते हैं। इसी पठार का एक हिस्सा है दक्कन का पठार, जहां एक खास तरह की काली मिट्टी मिलती है। इसे कहते हैं रेगुर मिट्टी। अब ये आई कहां से? ये लाखों साल पहले जो ज्वालामुखी का लावा बहा था, उसी से बनी है। और आज यही मिट्टी भारत को दुनिया के सबसे बड़े कपास यानी कॉटन प्रोड्यूसर्स में से एक बनाती है। मतलब सोचिए, जमीन का लाखों साल पुराना अतीत आज देश का भविष्य तय कर रहा है। कितना अद्भुत है ये। अब इस पठार के 2 किनारे भी हैं, बिल्कुल 2 गार्ड्स की तरह, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पर इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जो पश्चिमी घाट है वो एक सीधी, ऊंची और मजबूत दीवार जैसा है, कंटिन्यूअस, जबकि पूर्वी घाट एक टूटी फूटी नीची दीवार जैसा है, जिसे बड़ी बड़ी नदियों ने बहते हुए जगह जगह से काट दिया है। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? ऊंचे पहाड़, विशाल मैदान और प्राचीन पठार।
लेकिन भारत की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अब हम एक साथ 3 बिल्कुल अलग दुनियाओं के एक क्विक टूर करेंगे। तपता हुआ रेगिस्तान, लंबी समुद्री तटरेखा और दूरदराज के द्वीप। चलिए अब थोड़ा पश्चिम की तरफ चलते हैं, जहां थार मरुस्थल का अंतहीन सुनहरा रेत हमारा इंतजार कर रहा है। ये वो इलाका है जहां बारिश ना के बराबर होती है, साल भर में 150 मिलीमीटर से भी कम। यहां जिंदगी रेत के टीलों यानी सैंड ड्यून्स के इर्द गिर्द ही घूमती है, और लूनी नदी यहां की लाइफलाइन है। अब बात करते हैं भारत की लंबी कोस्टल प्लेन्स की। हमारे दोनों तरफ समुद्र तट हैं, पर दोनों एक जैसे बिल्कुल नहीं हैं। जो पश्चिमी तट है वो एक पतली सी पट्टी जैसा है, नैरो। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी तट ज्यादा चौड़ा है और फैला हुआ है। यहीं पर गोदावरी और महानदी जैसी बड़ी नदियां समुद्र में मिलने से पहले बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। और आखिर में चलते हैं भारत की मुख्य भूमि से दूर, जहां हमारे 2 द्वीप समूह हैं। एक है बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार। ये असल में पानी के नीचे जो ज्वालामुखी हैं उनकी चोटियां हैं जो बाहर निकल आई हैं। और दूसरा है अरब सागर में लक्षद्वीप, जो मूंगों यानी कोरल से बना है। तो एक तरह से एक आग से बना है तो दूसरा जीवन से। क्या शानदार कॉन्ट्रास्ट है। तो ये था पूरे भारत का एक वर्ल्ड वाइड जियोग्राफिकल टूर। पहाड़, मैदान, पठार, रेगिस्तान, तट, द्वीप सब देख लिया। पर अब सवाल ये उठता है कि इन सब अलग अलग टुकड़ों को जब हम एक साथ जोड़ते हैं तो पूरी तस्वीर क्या बनती है। जरा सोचिए, भारत का भूगोल कितना ज्यादा बैलेंस्ड है। एक तरफ उत्तर में हिमालय एक दीवार की तरह हमारी रक्षा करता है और नदियों को पानी देता है। फिर उन्हीं नदियों से बने मैदान करोड़ों लोगों का पेट भरते हैं। दक्षिण के पठार हमारी इंडस्ट्रीज के लिए खजाना देते हैं, और जो लंबी तटरेखा है वो पूरी दुनिया से व्यापार का रास्ता खोलती है। हर हिस्सा दूसरे हिस्से को पूरा करता है, एक परफेक्ट सिस्टम की तरह। तो अगली बार जब भारत का नक्शा देखें तो सिर्फ राज्य और उनकी राजधानियां मत देखिए। ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो फिजिकल स्ट्रक्चर है ये सिर्फ ज्योग्राफी नहीं है, ये हमारी सभ्यता, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी संस्कृति की असली बुनियाद है, फाउंडेशन है। आज भारत जैसा भी है उसकी जड़ें इसी जमीन से, इसी भूगोल से जुड़ी हैं। और हम इसी एक सवाल के साथ आज की ये चर्चा खत्म करते हैं। क्या यही असाधारण भौगोलिक विविधता, ये इनक्रेडिबल ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ही वो चीज़ है जो भारत को पूरी दुनिया में इतना अनूठा, इतना यूनिक बनाती है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।